इस बार जो भी एग्जाम दे रहा है मिथिला यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी का, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये मॉक टेस्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेस की आधार पर बनाया गया है। जो भी क्वेश्चन इसमें मॉक टेस्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस पे ही बनाया गया है, चाहे आपका पटना यूनिवर्सिटी हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द following is the most effective strategy for enhancing students critical thinking in the classroom? मतलब कि कक्षा में छात्रों की समलोनात्मक, मतलब क्या होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, जो छात्रों का क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसको बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या पूछ रहा है? सबसे प्रभावी रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको सबसे प्रभावी रणनीति बतानी है कि इसमें कौन सी है। तो देखिए जब क्लास में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वही जो होता है सबसे प्रभावी रणनीति होता है। जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या होता है, ये ओपन एंडेड होता है। क्या होता है? ओपन एंडेड होता है। रिपीटेड इंफॉर्मेशन, ये नहीं होता है कि बार बार इंफॉर्मेशन को रिपीट करना। इनकरेज रूट लर्निंग, क्या होता है आपका मेमोरी बेस्ड होता है। और आंसर डायरेक्टली उत्तर देना नहीं होता है। जब आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग जो होता है इन्वॉल्व इंगेजिंग स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट इंगेज होते हैं इन हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, हाई लेवल का जो होता है सोच विकसित होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एनालाइज करता है, इवैल्यूएट होता है, सिंथेसाइज होता है, किया जाता है इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट रिकॉल नहीं। यानी कि दिस नर्चर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। मतलब प्रभावी शिक्षण में जो होता है, क्या है प्रभावी शिक्षण में छात्रों को उच्च स्तर की सोच में श्रवण करना आवश्यक होता है, क्योंकि खुले प्रश्न छात्रों से विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण की मांग करते हैं। केवल याद करने की नहीं, सिर्फ याद कर रट्टा मारते चलें। इससे समलोचनात्मक सोच और रचनात्मक को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपका 1 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 2 क्या है? which among following waste reflects a learner centered approach in टीचिंग? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में एक विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसे बताना है कि कौन सा जो है, मतलब कि विद्यार्थी स्टूडेंट लर्नर सेंटर अप्रोच को दिखाता है, आपको वो बताना है। ठीक है, देखिए टीचर गिविंग लेक्चर तो टीचर सेंटर्ड हो जाता है ना, स्टूडेंट पेसिव होता है तो लेक्चर मेथड हो जाता है। ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं। यानी कि ग्रुप डिस्कशन, क्या है? ग्रुप डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि किसी वास्तविक समस्या पर समूह चर्चा करना क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। यदि आप 5-6 स्टूडेंट एक साथ बैठ के किसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो ये किस में आता है, ये लर्नर सेंटर्ड में आता है, क्योंकि हम एक ग्रुप में बैठ के उस चीज को, कोई पॉइंट को निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं। टीचर सॉल्विंग प्रॉब्लम टीचर सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, ये लर्नर यहाँ आ जाते हैं। A learner-centered approach emphasizes active involvement of a student. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। लर्नर सेंटर में स्टूडेंट ही एक्टिव होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। स्टूडेंट इन देयर लर्निंग डिस्कसिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो चल रहा होता है प्रेजेंट में, उस चीज, उस पॉइंट पे भी डिस्कस किया जाता है। ग्रुप इनकरेज द कोलोबरेशन, एक साथ मिल करके, मान लीजिए अगर 5 ग्रुप में है तो अगर आपको जो आंसर नहीं आता दूसरे को आता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे यहाँ पे आया जाता है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को उनके अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल करना है, कि स्टूडेंट सक्रिय रूप से शामिल हो। वास्तविक समस्याओं पर समूह चर्चा करने से सहयोग, समलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चंस हो गया, नंबर 2। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है? Which of the following
इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इफेक्टिव टीचिंग। कह रहा है कि मुख्य रूप से जो प्रभावी शिक्षण में तकनीक का सबसे उपयुक्त उपयोग निम्न में से कौन सा है। तकनीक का उपयोग जो प्रभावी शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है वो बताना है। ठीक है। यूज पावर पॉइंट विदाउट इंटरेक्शन, जी नहीं, पावर पॉइंट यूज करेंगे बिना इंटरेक्शन का नहीं होता है। यूज स्मार्ट बोर्ड, देखिए अभी जो है सो स्मार्ट बोर्ड आ जाने से क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का विकास है। लर्निंग इससे क्या होता है, ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़े नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरेक्टिव गतिविधियों के लिए स्मार्ट बोर्ड का उपयोग क्या है, इंटरेक्टिव गतिविधि के लिए। मतलब कोई पॉइंट अगर पढ़ाया जाता है तो उस पॉइंट को प्रॉपर डिस्कस करना, ये स्मार्ट बोर्ड पे पॉसिबल होता है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे, वाले के बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था। यानी कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास है, जो कि मतलब इफेक्टिव टीचिंग को दर्शाता है। ठीक है। शोइंग लॉन्ग वीडियो, लंबा वीडियो पेशेवली बना देंगे, इससे नहीं होगा। यूजिंग चॉक एंड टॉक मेथड, केवल चॉक एंड टॉक विधि का प्रयोग, इससे भी नहीं होता है। यानी कि क्या है, टेक्नोलॉजी जो होता है एक्चुअली आपका, एक मिनट, हाँ, टेक्नोलॉजी जो है इनहांस क्या करता है, टेक्नोलॉजी enhance technology only when interactively स्मार्ट बोर्ड्स अलाउ डायनामिक विजुअल। स्मार्ट बोर्ड्स क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट पढ़ाया जाता है, उस पॉइंट को आप दिखा भी सकते हैं, वहां पर रियल टाइम एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस वहां पे क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, ज्यादा इंटरेक्टिव इफेक्टिव होता है। ये जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। तकनीक जो होता है तभी प्रभावी होती है जब उसका इंटरेक्टिव तरीके से उपयोग किया जाए, जो क्या है, इंटरेक्टिव तरीके से उपयोग किया जाए, यानी कि स्मार्ट बोर्ड से छात्र वास्तविक समय में भागीदारी कर सकते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया के अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित की जाती है। ठीक, इस तरह से आपका 3 हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। एन इफेक्टिव टीचर शुड फोकस मोर ऑन, मतलब इफेक्टिव टीचर किस पे ज्यादा फोकस करता है। एक प्रभावी शिक्षण को अधिक ध्यान देना चाहिए, क्या, तो अधिक ध्यान देना चाहिए। कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली, भाई जल्दी सिलेबस खत्म कर देंगे तो क्या इफेक्टिव टीचिंग होगा, वो कभी नहीं होगा। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू लर्न, यानी कि छात्रों को कैसे सीखना है, यह सिखाने पर ध्यान देना, कि बच्चों को कैसे समझ में आ जाए पॉइंट, इस बात पे फोकस करना, ना कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दिए या सिर्फ टेस्ट लेते गए या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना लिए, तो क्या होगा, इससे छात्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप ये जानिए कि बच्चे को कैसे सिखाना है और बच्चे कैसे सीख सकता है। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग जो होता है इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट डिलीवरी, सिर्फ आप कंटेंट डिलीवरी कर दिए और अपना पीछा छुड़ा लिए, वो नहीं होता है, बट अबाउट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जो होता है। एक गुड टीचर, अच्छा टीचर का क्या होता है, हेल्प स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर, लर्नर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। हु कैन एक्सप्लोर एंड ग्रो, क्या करता है, हु कैन एक्सप्लोर एंड ग्रो बिहाइंड द क्लासरूम, यानी कि प्रभावी शिक्षण केवल विषय की जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों को सीखने की रणनीतियां, बच्चों को कैसे सिखाना है, इस चीज पे फोकस करना होता है, सिखाना है। ठीक है। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने में मदद करता है, यानी कि फ्रीडम मिलता है कि छात्र से सीखे, ताकि वो कक्षा से बाहर भी सीख सके, यानी कक्षा में सीख, विद्यालय में तो शिक्षण सीखना ही है, विद्यालय के बाहर भी सीखा जा सके। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, Which of the following characteristic is essential in effective teacher, यानी कि एक प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिवार्य होता है, अनिवार्य गुण को आपको बताना है। ठीक है, कौन सा अनिवार्य गुण होता है वो बताना है। तो ये जो होता है अथॉरिटेरियन, ये नहीं होता है अधिकार, मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग का इसमें क्या होता है, सिर्फ रूट लर्निंग होता है। स्पीकिंग कंटिन्यूसली विदाउट फीडबैक, मान लीजिए अगर स्पीकिंग है तो फीडबैक भी होनी चाहिए ना, विदाउट फीडबैक इसलिए नहीं होगा। डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर है तो पॉसिबल है, जी नहीं, ये भी इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टर नहीं है।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी यानी कि लचीलापन और अनुकूलता होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? लचीलापन और अनुकूलता जो होता है यही एक प्रभावी शिक्षक का गुण है। यानी कि एक गुड टीचर क्या है? ए गुड टीचर नीड्स टू फ्लेक्सिबल टू एड्रेस स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड्स एंड adaptable to different classroom situations to ensure the inclusive and responsive teaching। मतलब कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीला और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला हो। इससे शिक्षा समावेशी और प्रभावशाली बनती है। ठीक है। 6 नंबर क्या है? इन थीसिस राइटिंग, जब थीसिस राइटिंग लिखा जाता है तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंक्लूजन सेक्शन, यानी कि थीसिस लेखन में निष्कर्ष जो होता है, अनुभाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो आपको यहाँ बताना है। देखिए, समराइजिंग फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि निष्कर्ष उनके प्रभावों में संक्षेप में बताना, यही जो होता है कंक्लूजन सेक्शन का पॉइंट होता है। ठीक है, ये नंबर सही है। क्या है ये? रेस्टेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन जी नहीं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू लिटरेचर को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये भी नहीं होगा। लिस्टिंग ऑल रेफरेंस को लिस्ट करने से भी नहीं होगा। बट यहाँ देखना क्या होता है, द कंक्लूजन्स इन थीसिस इनकैप्सुलेट्स ए की फाइंडिंग्स, जो आपका मेन पॉइंट निकल के आता है, एंड हाउ दे रिलेट टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आप उसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से कैसे रिलेट करते हैं। इन ऑफन इंक्लूड रिकॉम्बिनेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी। ठीक है, यानी कि थीसिस का निष्कर्ष भाग मुख्य रूप से पूरे शोध के मुख्य निष्कर्षों, जो पूरा शोध है उसके मुख्य निष्कर्षों, उनके प्रभावों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है। इसमें अक्सर अनुसंधान के सुझाव या संभावित योगदान शामिल होते हैं। ठीक है। 7 नंबर, What is the typically included in the table of contents of thesis, यानी कि थीसिस के सामग्री तालिका टेबल ऑफ कंटेंट में सामान्यतः क्या शामिल होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, ओनली मेन चैप्टर, सिर्फ मेन चैप्टर थीसिस में शामिल नहीं, कंटेंट में नहीं होता है। ओनली इंट्रोडक्शन बिब्लियोग्राफी, ये भी नहीं होता है। ओनली अपेंडिसेस परसिस्ट, ये भी नहीं होता है। ऑल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स विथ पेज नंबर, यानी कि सभी शीर्षक व उप शीर्षक के साथ पेज नंबर के साथ होना चाहिए। वही क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ थीसिस आपका हो जाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। द टेबल ऑफ कंटेंट्स सर्व एज ए रोड मैप फॉर रीडर। ठीक है, लिस्टिंग ऑल मेजर सेक्शंस एंड सब सेक्शंस विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर। क्या है? विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर ऑफ इजी नेविगेशन, यानी कि सभी तालिका पाठक के लिए एक मार्गदर्शक होती है, जिसमें थीसिस के सभी प्रमुख अनुभाग और उप अनुभाग उनके पृष्ठ संख्याओं के साथ दिए जाते हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो। मतलब एक साथ जब पृष्ठ संख्या दिया जाता है क्या होता है, कोई भी मतलब कि थीसिस पढ़ने में क्या होता है, सुविधा होता है। चलिए 8 में, द टर्म अपेंडिसेस इन रिसर्च रेफर्स टू, यानी कि जो शोध में परिशिष्ट है, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, वो बताना है। ठीक है, तो मेन रिसर्च चैप्टर्स जी नहीं। प्रिलिमिनरी पेज नहीं होता है। हाँ, जो अपेंडिसेस मतलब जो परिशिष्ट होता है वो आपका सप्लीमेंट्री होता है, मटेरियल दैट सपोर्ट द स्टडी, यानी कि जो आपने स्टडी किया उसके सपोर्ट मटेरियल के लिए आपका क्या होता है, यही अपेंडिसेस होता है, यानी कि परिशिष्ट होता है। अध्ययन को समर्थन देने वाली पूरक सामग्री। ठीक है, यानी कि आपका सी राइट है। Appendices include extra materials like questionnaires, raw data, charts, or additional documents that are too detailed for the main chapters but are still important। यानी कि परिशिष्ट होता है वे सभी पूरक दस्तावेज होते हैं, जैसे कि प्रश्नावली, कच्चा डेटा, चार्ट आदि, जो मुख्य अध्यायों में न होकर भी शोध के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, यही आपका परिशिष्ट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, which of the following is a key element of research ethics,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता रिसर्च इथिक्स का एक प्रमुख तत्व है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो फैब्रिकेशन डाटा जी नहीं, ये नैतिकता का मतलब कि नहीं है। प्लेगरिज्म नहीं है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आप जब शोध कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जिन उनसे मतलब आपको जिनके रिसर्च करना होता है उनसे प्रॉपर बात करनी होती है, सहमति लेनी होती है। मान लीजिए किसी से ब्लड लेना है, आपको सैंपल टेस्ट करना है, तो बिना कंसेंट के नहीं ले सकते हैं, प्रॉपर उनसे बात करके सहमति लेकर के, यही रिसर्च एथिक्स है। यानी कि उनको बिना बताए हुए हम और ब्लड ले लिए या कोई टेस्टिंग कर लिए। मिसलीडिंग साइटेशन ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है, इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट आर अवेयर ऑफ द नेचर, उनको बताना है, अवेयर करना है कि रिसर्च एंड वॉलंटरली एग्री टू बी पार्ट ऑफ इट, आप इसका पार्ट है। दिस इज द कॉर्नस्टोन ऑफ एथिकल रिसर्च, यानी कि सूचित सहमति यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागी शोध के उद्देश्य और प्रक्रिया से अवगत हैं। जो प्रतिभागी हैं उनको बताया जाए कि आपका जो लिया जा रहा है ब्लड या कोई सैंपल, वो शोध के लिए लिया जा रहा है और स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। यह शोध नैतिकता का एक मूलभूत सिद्धांत होता है। ठीक है, 10 नंबर, ये बिब्लियोग्राफी क्या है? ये बिब्लियोग्राफी शुड कंटेन, यानी कि ग्रंथ सूची जो होता है बिब्लियोग्राफी में क्या शामिल होना चाहिए। देखिए बिब्लियोग्राफी में जो होता है, ओनली बुक, सिर्फ बुक शामिल नहीं होता है। ऑल सोर्सेस कंसल्टेड और साइटेड, सभी प्रयुक्त या उद्धृत स्रोत जितना भी होते हैं सब कहाँ रहते हैं? बिब्लियोग्राफी में रहते हैं। यानी कि ऑल सोर्स क्या कर रहा है? ऑल सोर्स और साइटेड, साइट करना होता है। ओनली जर्नल्स जी नहीं, समरी ऑफ फाइंडिंग्स नहीं होता है। यानी कि ये बिब्लियोग्राफी लिस्ट all the sources that have been referred to during the research process, including books, journals, वेबसाइट एंड अदर मीडिया। ये सब के सब कहाँ होते हैं? बिब्लियोग्राफी में होते हैं। यानी ग्रंथ सूची में वे सभी स्रोत शामिल होते हैं जिन्हें शोध के दौरान संदर्भित उद्धृत किया गया हो, जैसे पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं, वेबसाइट आदि। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्री पेज इन थीसिस राइटिंग, यानी कि थीसिस लेखन में पूरक पृष्ठ सप्लीमेंट्री पेज की क्या भूमिका होती है, वो बताइए। टू रिप्लेस मेन कंटेंट जी नहीं। टू प्रोवाइड एडिशनल बैकग्राउंड और डाटा, यानी कि अतिरिक्त जो पेज होता है ना, वही आपका सप्लीमेंट्री पेज होता है, पूरक पृष्ठ होता है। अतिरिक्त पृष्ठ या डाटा प्रदान करने के लिए क्या होता है? आपका पूरक पेज होता है। यानी कि सप्लीमेंट्री पेज जो होता है, ऑफर एक्सटेंडेड सपोर्ट मटेरियल्स विच में नॉट फिट, अगर फिट नहीं बैठता है तो द मेन चैप्टर्स बट आर यूजफुल फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि पूरक पृष्ठ में ऐसी अतिरिक्त जानकारी दी जाती है जो मुख्य अध्यायों में नहीं आती, लेकिन गहन समझ के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, जैसे विस्तृत आंकड़ों या पृष्ठभूमि। 12 नंबर क्वेश्चन, इन थीसिस राइटिंग हुई सेक्शन डिफाइन, जो थीसिस राइटिंग होता है उसको हम डिफाइन किया जाता है, तो क्या होता है? द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि थीसिस लेखन में कौन सा अनुभाग अध्ययन की सीमा और परिधि को परिभाषित करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, जो इंट्रोडक्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं? इंट्रोडक्शन तो ही करते हैं, बिना इंट्रो का कोई काम नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी बाद का पॉइंट है, कंक्लूजन सबसे अंत का बात है, अपेंडिसेस बता दिया, परसिस्ट क्या होता है। यानी कि द इंट्रोडक्शन जो होता है नॉट ओनली प्रेजेंट्स द रिसर्च प्रॉब्लम बट आल्सो डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन। क्या भाई? स्कोप एंड लिमिटेशन, सेटिंग द बाउंड्री ऑफ स्टडी, यानी कि परिचय न केवल सोच समस्याओं को प्रस्तुत करता है बल्कि अध्ययन की सीमा और सीमाओं को भी परिभाषित करता है, जिससे शोध का दायरा क्या होता है? स्पष्ट होता है। यानी कि इथिकल, 30 नंबर क्वेश्चन से आपका, इथिकल राइटिंग इन रिसर्च
रिसर्च इंक्लूड्स, यानी कि शोध में नैतिक लेखन में क्या शामिल होता है वो बताना है। देखिए ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है, यानी कि एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, सटीक और ईमानदार रिपोर्टिंग जो होता है इथिकल का एक मेन पॉइंट होता है। ये तो आपका साइटेशन, विदाउट साइटेशन क्या होगा, इथिक्स में चोरी हो गया, हाइडिंग करना चोरी हो गया, अल्टर करना चोरी हो गया। यानी कि इथिकल रिसर्च जो होता है ना, राइटिंग रिक्वायर्ड ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा है जो आपने रिसर्च किया उसको सही से प्रेजेंट करना, किसी भी प्रकार की मैनिपुलेट नहीं करना, यानी कि अवॉइडिंग द फेब्रिकेशन, फेब्रिकेशन को अवॉइड करना। और फेब्रिकेशन क्या होता है, चोरी को, मैनिपुलेशन नहीं करना, या गिविंग क्रेडिट ऑफ ऑल सोर्सेज, ठीक ना। नैतिक लेखन में डेटा की सूची और ईमानदारी प्रस्तुति होती है। आपका ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या है, इसमें कोई गढ़ाव या छेड़छाड़ नहीं होती है और सभी स्रोतों को उचित सजा दिया जाता है। आप जहां से डाटा ले रहे हैं उनका प्रॉपर साइट करिए, रेफरेंस डालिए, यही होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश ए बिब्लियोग्राफी फ्रॉम फुट नोट्स, यानी कि ग्रंथ सूची को फुट नोट से क्या अलग करता है वो आपको बताना है, ठीक है। फुट नोट्स अपियर द एंड ऑफ थीसिस, जी नहीं। बिब्लियोग्राफी फॉर डिटेल्स, जी नहीं। यानी कि बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज, यानी कि बिब्लियोग्राफी जो होता है ना उसमें सारा लिस्ट इंक्लूड होता है। जैसे फुट नोट्स क्या करता है, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस एट द पेज लेवल, यानी कि ग्रंथ सूची सभी स्रोत सूचीबद्ध करती है, जो फुट नोट्स है पृष्ठ पर स्पष्टीकरण देते हैं। का आंसर सी सही होगा। A bibliography is a full list of consulted, क्या होता है bibliography, full list of consulted sources placed at the end, यानी कि फुट नोट्स जो होता है प्रोवाइड इमीडिएट clarifications और citations at the bottom of the same page, यानी कि ग्रंथ सूची जो होता है शोध में प्रयुक्त सभी स्रोतों की सूची होती है, जबकि फुट नोट्स जो होता है प्रत्येक पृष्ठ के नीचे संदर्भ या व्याख्या के लिए होते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, which sections helps the reader quickly locate a specific content in a thesis, यानी कि थीसिस में कौन सा भाग पाठक को किसी विशेष सामग्री को शीघ्र खोजने में सहायता करता है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए कंक्लूजन तो लास्ट का पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इंट्रोडक्शन नहीं होता है। टेबल ऑफ कंटेंट पे आप जाएंगे तो आपको सामग्री को खोजने में क्या होता है, शीघ्र यानी कि इजी हो जाता है। यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफर्स एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स को लिस्ट दिया रहता है एंड सेक्शंस विथ पेज नंबर्स के साथ रहता है, इजी नेविगेशन फॉर द थीसिस। सामग्री तालिका सभी अध्यायों और उपखंडों को संगठित सूची होती है जो पाठकों को थीसिस में आसानी से मार्गदर्शन करने में सहायता करती है, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन, which of the following best describes a vlog in academic context, यानी कि शैक्षणिक संदर्भ में जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग क्या होता है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी का पर्सनल रहन सहन को दिखाना ही ब्लॉग होता है। को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है, यानी कि एकेडमिक और ब्लॉग को सबसे बेस्ट कौन सा परिभाषित करता है, ये पूछा जा रहा है। पीर रिव्यू आर्टिकल का पॉइंट हो जाता है। इनफॉर्मल ऑनलाइन डायरी, जिसका ब्लॉग क्या होता है, इनफॉर्मल ऑनलाइन डायरी शेयरिंग ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि विचारों और जानकारी को साझा करने वाली अनौपचारिक ऑनलाइन डायरी जो होती है वही क्या होता है, व्लॉग होता है। किसी का पर्सनल अपना बातें शेयर करता है, यही व्लॉग होता है। यानी कि व्लॉग जो होता है इनफॉर्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर कोई फॉर्मल बात नहीं होती है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्रेस ओपिनियंस देता है, शेयर नॉलेज और डिस्कस एकेडमिक टॉपिक्स। इट्स नॉट पीर रिव्यूड बट यूजफुल पब्लिक एंगेजमेंट, वहां पर यूजफुल होता है, पब्लिक देखता है ब्लॉग। ब्लॉग एक अनौपचारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है
जहां व्यक्ति अपनी राय, ज्ञान और शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करता है। यह सहकर्मी समीक्षित नहीं होता, परंतु आम जनता तक पहुंचने में एक अच्छा माध्यम है। व्हाट डिस्टिंग्विश एन ऑनलाइन जर्नल फ्रॉम ए ब्लॉग? 17 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन जर्नल को ब्लॉग से क्या अलग करता है, दोनों में अंतर क्या है वो बताना है। देखिए, जर्नल ऑलवेज रिटेन जी नहीं, हमेशा ये जो होता है गुमनाम रूप से लिखे जाते हैं, नहीं। व्लॉग्स और पीर रिव्यू, व्लॉग्स कभी पीर रिव्यू नहीं होता है। जर्नल्स और पीर रिव्यू, जो जर्नल होते हैं जहाँ पर आप पेपर को रिव्यू करते हैं, जाकर पढ़ते हैं, वो क्या होता है, जर्नल्स होता है, वो पीर रिव्यू है। एंड फॉलो द एकेडमिक स्ट्रक्चर, वहां पर जो होता है एकेडमिक स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी कि जो जर्नल सहकर्मी समीक्षक होते हैं और शैक्षणिक संरचना का पालन करते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। व्लॉग ऑफिशियल, व्लॉग कभी भी ऑफिशियल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। यानी कि ऑनलाइन जर्नल्स आर एकेडमिक पब्लिकेशन, ऑनलाइन जर्नल्स क्या होता है आपका, एकेडमिक पब्लिकेशंस होता है that undergo peer review and follow a specific structures को follow करता है, like abstract हो गया, methodology हो गया, results हो गया। vlogs क्या होता है, vlogs जो होता है इन कंट्रास्ट इनफॉर्मल, क्या होता है आपका vlog, इनफॉर्मल होता है। यानी कि ऑनलाइन जर्नल शैक्षणिक प्रकाशन होते हैं जो सहकर्मी समीक्षा से गुजरते हैं और एक निश्चित संरचना, सारांश, विधि, परिणाम आदि का पालन करते हैं। इसके विपरीत व्लॉग अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज गूगल सर्च नोट गारंटी? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गूगल सर्च सुनिश्चित नहीं करता है, कि गूगल वो उसको सुनिश्चित नहीं कर पाता है। क्विक एक्सेस तो गूगल करता है, कि कौन नहीं करता है, आपको इसमें गलत वाला बताना है, ये तो श्योर है, सही नहीं बताना है, पहले सही ही चुन लेते हैं। क्विक एक्सेस, यस क्विक एक्सेस गूगल देता है। सर्च बाय कीवर्ड, कीवर्ड द्वारा सर्च कर सकते हैं। रियल टाइम, वास्तविक समय परिणाम देता है। लेकिन पीर रिव्यू ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी यानी कि सहकर्मी समर्थित प्रामाणिकता, वहां पे ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। गूगल जो डाटा देता है, डाटा गलत भी होता है। यानी कि आप लोग जब गूगल सर्च करते हैं तो पूरी तरह से कभी भी विश्वास मत करिएगा कि गूगल जो दे रहा है वो सही दे रहा है। हाँ, आप अगर एनसीईआरटी बुक जो प्रॉपर पढ़ते हैं तो एक वो ऑथेंटिसिटी उसमें है कि रिसर्च करके बुक को बनाया गया है, बट गूगल पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी कि वाइल गूगल सर्च जो होता है ऑफर्स क्विक एंड फास्ट इंफॉर्मेशन देता है, डज नॉट, इट डज नॉट फिल्टर कंटेंट फॉर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, नहीं देता। पीर रिव्यू सोर्सेज मस्ट बी वेरीफाइड सेपरेटली, हाँ पीर रिव्यू जो होता है वह वेरीफाइड होता है। गूगल सर्च होता है त्वरित और विस्तृत जानकारी देता है, पर यह जानकारी शैक्षणिक प्रामाणिकता की गारंटी नहीं देता कि सही है कि गलत है। सहकर्मी समीक्षित स्रोतों को अलग से सत्यापित करना होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, द चॉइस क्या है, द चॉइस ऑफ सैंपलिंग टेक्निक इन रिसर्च मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी कि शोध में सैंपलिंग तकनीक का चयन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक्चुअली सैंपलिंग टेक्निक का चूज करना, ठीक है, सैंपलिंग टेक्निक का चूज करना आपको क्या मतलब कि किस पर निर्भर करता है वो बताना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, जी नहीं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को चेक नहीं किया जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये बात तो सही लग रहा है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड पॉपुलेशन टाइप, यानी कि शोध उद्देश्य और जनसंख्या का प्रकार पता होना चाहिए, वो आप उसी पर आप मतलब कि सैंपलिंग टेक्निक डिपेंड्स करता है। यानी कि द सैंपलिंग टेक्निक जो होता है, एक मिनट, क्या होता है, द सैंपलिंग टेक्निक जो होता है इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन रिसर्च गोल, पॉपुलेशन साइज, रिसर्च गोल डिपेंड्स करता है, पॉपुलेशन साइज क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल रैंडम सैंपलिंग सुटेबल फॉर द क्वांटिटेटिव स्टडीज, यानी कि क्वांटिटेटिव क्या होता है आपका,
जो डाटा के फॉर्म में होता है क्वांटिटिव होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है इससे पहले बताया गया था, जो वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं। यानी कि सैंपलिंग तकनीक का चयन जो होता है शोध के उद्देश्य जनसंख्या के आकार और प्रकृति के अनुसार किया जाता है, जैसे कि मात्रात्मक शोध के लिए यादृच्छिक सैंपलिंग प्रयुक्त होती है। ठीक है। What is not a part of ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया में का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए सेंडर नोट है तो आप थोड़ा फोकस करिएगा, कौन सा नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो सेंडर है, मैसेज है, इनकोडिंग है, ये सब मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो होता है इसका पार्ट नहीं है, यही गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट यही होगा। यानी कि द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एलिमेंट लाइक क्या होता है सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक, ये सारे के सारे क्या है ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस नोट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, रेसिस्टेंस जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं होता है। मानव संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक, संदेश, संकेतन, माध्यम, ग्राही, विसंकेतन और प्रतिपुष्टि शामिल होते हैं। ठीक है। लेकिन प्रतिरोध जो होता है इसका हिस्सा नहीं है, यह क्या है बाधा हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन 21 क्वेश्चन में आ जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी कि मौखिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है। क्या शामिल होता है भाई, बॉडी गेस्चर्स क्या होता है, ये तो आपका नॉन वर्बल होता है। आई कांटेक्ट क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। स्पोकन एंड रिटेल, जब आप क्या करते हैं मतलब कि किसी को बोल करके बताते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो ये आपका वर्बल का पार्ट होता है। ठीक है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज, जो आप बातें यूज करते हैं, अदर स्पोकन और रिटन के फॉर्म में हो सकता है। इन कंट्रास्ट विद द नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो नॉन वर्बल है। हंसना, बोलना, रोना, गुस्सा करना, ये सब क्या होता है आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है नॉन वर्बल होता है। मौखिक, हाँ यहाँ देख लेते हैं हिंदी में भी। मौखिक संप्रेषण का तात्पर्य भाषा का प्रयोग, चाहे वह बोली गई हो या लिखी गई हो, यह गैर मौखिक संकेतों जैसे शरीर की भाषा से अलग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है वो बताइए। तो देखिए नॉन वर्बल जो होता है, सेंडिंग ईमेल क्या होता है वर्बल होता है, अभी बात किए कि लिख करके भेजना। मेकिंग ए प्रेजेंटेशन, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है ये भी क्या होता है वर्बल होता है। रेजिंग आईब्रोज एंड सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य से भावें उठाना, एकाएक मतलब कोई चीज को सोच करके आश्चर्य करना, ये क्या होता है आपका नॉन वर्बल होता है। बॉडी पोस्चर्स हो गया ना, यानी कि नॉन वर्बल जो होता है क्या होता है कम्युनिकेशंस इंक्लूड द गेस्चर्स एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन क्या है हंसने का है, रोने का है, पोस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं कि आप गुस्सा है या आपका मूड हंसी का है। इससे क्या होता है ये फेशियल एक्सप्रेशन डिसाइड करता है, और ये क्या हो जाता है आपका नॉन वर्बल हो जाता है। लाइक रेजिंग आईब्रोज कन्वे इमोशंस, आपका इमोशंस क्या है वहां पे चेक होता है विदाउट वर्ड्स, ये क्या हो जाएगा ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि फेस देख करके पहचान लेना होता है कि मूड गुस्सा का है या अच्छा है। ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ बोले बिना बोले समझे। गैर मौखिक संप्रेषण में इशारे, हाव भाव क्या है फेस का हाव भाव, मुद्रा आदि होते हैं। चेहरे के भाव जैसे भाव उठाना बिना शब्दों के भाव प्रकट करते हैं। 23 क्या है, इन वर्बल कम्युनिकेशन द क्लैरिटी ऑफ मैसेज डिपेंड्स मोस्टली ऑन, यानी कि मौखिक संप्रेषण में संदेश की स्पष्टता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है ये बताना है आपको। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर, देखिए अगर आपका वोकैबुलरी और ग्रामर सही रहेगा तभी आप किसी को क्लियर मैसेज बता पाएंगे, दे पाएंगे। यानी कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन
रिलाइज ऑन द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, सही वर्ड यूज करें, ग्रामर का यूज करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर अवॉइड कंफ्यूजन को दूर किया जाए। यानी कि प्रभावी मौखिक संप्रेषण के लिए उचित शब्द चयन होना चाहिए, व्याकरण और वाक्य संरचना आवश्यक है जिससे कि भ्रम न हो। 24 में आते हैं, which of these enhance non-verbal communication, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व गैर मौखिक संप्रेषण को बेहतर बनाता है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए करेक्ट पंक्चुएशंस ये नहीं होता नॉन वर्बल। प्रॉपर आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट, यदि आप किसी से आई कांटेक्ट से मान लीजिए बात किया जाता है तो क्या होता है वहां पर उचित नेत्र संपर्क, ये आपका नॉन वर्बल का इंडिकेशन होता है। मेंटेनिंग द आई कांटेक्ट विल ट्रस्ट, यदि आप आई कांटेक्ट आंख में आंख मिला के बात करते हैं तो ईमानदारी और निष्ठा वहां पर ट्रस्ट आता है, यानी कि शोज द अटेंटिवनेस, मेकिंग नॉन वर्बल क्यूज मोर इम्पैक्टफुल, यानी कि उचित नेत्र संपर्क विश्वास निर्माण करता है, जो विश्वास होता है वो बढ़ाता है कि आप नजर छिपाते नहीं हैं, नजर में नजर मिला करके बात करते हैं। ये क्या होता है, आपके अंदर विश्वास जगाता है। ठीक है, और नजर छिपा ली मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं उस विश्वास को खो रहे हैं, यानी कि और ध्यान देने का संकेत देता है जिससे गैर मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावशाली होता है। इसका मतलब जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब कि दो लोगों के बीच का दे रहे हैं। ठीक है, जो मतलब कि प्रॉपर आई कांटेक्ट होने से क्या होता है, दोनों व्यक्ति के बीच एक विश्वास बनता है। विश्वास बनने के साथ क्या होता है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से इनहांस कर सकता है और समझ सकता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और 25 में आते हैं। 25 क्या है, गूगल स्कॉलर जो होता है इज प्रीफरेबल ओवर रेगुलर गूगल सर्च फॉर रिसर्च बिकॉज, यानी कि शोध के लिए क्या सर्च किया जाता है, गूगल स्कॉलर होता है जिसपे आप अलग अलग तरीका के शोध को पढ़ सकते हैं, यानी कि सामान्य गूगल सर्च की तुलना में अधिक उपयुक्त क्यों है। देखिए उस पर क्यों है ये बता देते हैं, फिर इस पर कुछ और बात करेंगे हम। ठीक है, यानी कि विकिपीडिया रिजल्ट जी नहीं, ये प्रोवाइड स्कॉलर पे नहीं होता है। सोशल मीडिया पोस्ट वहां नहीं किया जाता है। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इट प्रोवाइड पीर रिव्यू एकेडमिक कंटेंट, वहां पे जितना भी लोग रिसर्च कर लिए होते हैं वो अपना पेपर को वहां पर रखे होते हैं जिससे आप जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसलिए वहां पर कुछ ऑथेंटिसिटी होती है। यह सहकर्मी समीक्षित शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। कौन, गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर जो होता है इंडेक्सेस स्कॉलरी सोर्सेस लाइक जर्नल्स हो गए, थीसिस हो गए, बुक्स हो गया, यानी कि पीर रिव्यूड, मेकिंग इट आइडियल फॉर एकेडमिक रिसर्च, यानी कि गूगल स्कॉलर जो होता है शोध पत्रों, थीसिस और पुस्तकों जैसी विद्वतापूर्ण सामग्री को सूचीबद्ध करता है जो अक्सर सहकर्मी समीक्षित होती है, इसलिए यह शैक्षणिक शोध के लिए क्या है, ज्यादा उपयुक्त है। ठीक, अब 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कॉजल रीजनिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ, यानी कि जो कॉजल रीजनिंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है बताना है। देखिए आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप जी नहीं, इस्टेब्लिशिंग द कॉज इफेक्ट कनेक्शन, जो कॉज और इफेक्ट कनेक्शन होता है वही आपका क्या हो जाता है, कॉजल रीजनिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉजल रीजनिंग जो होता है ट्राई टू आइडेंटिफाई why something happened, linking an event to its cause. It is used in scientific research and social analysis. This is the causal reasoning, यानी कि कारणात्मक तर्क जो होता है यह समझाने का प्रयास करता है कि कोई घटना क्यों हुई, आखिर घटना हुई तो क्यों हुई, क्या कारण है, वही तो आपका कारणात्मक तर्क होता है। और उनके उसके पीछे क्या कारण था, कारण क्या था जो ऐसा घटना हुआ, यानी कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है सामाजिक विश्लेषण में क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में आया जाए। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज मूव फ्रॉम, यानी कि निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा किस दिशा में, इसका
ट्रिक होता है, ट्रिक जान लीजिए DGP, बस आप यही याद रखिएगा। DGP एक होता है, दूसरा होता है आपका IPG, यानी कि शॉर्टकट में आप इसको याद रख सकते हैं। DGP मतलब डिडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर, डिडक्टिव आएगा तो क्या हो जाएगा आपका जनरल टू पार्टिकुलर, इंडक्टिव आएगा तो पार्टिकुलर टू जनरल। यहाँ क्या डिडक्टिव है तो आपका आंसर जनरल टू पार्टिकुलर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये दो ट्रिक है जो कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है यूजेस जनरल प्रिंसिपल्स और अराइव स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, यानी कि ऑल ह्यूमंस आर मोरल, सोसाइटीज इज ह्यूमन होता है, यानी कि समान सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकलता है। उदाहरण सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो सुकरात मनुष्य है, सुकरात नश्वर है। आईपीजी होता है पार्टिकुलर टू जेंडर। इस तरह से आपका ये एक ट्रिक है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 28। स्टैटिस्टिकल रीजनिंग रिलाइज मेनली ऑन, यानी कि जो सांख्यिकीय तर्क होता है ना, मुख्यतः किस पर आधारित होता है वो बताना है। तो सांख्यिकीय तर्क जो होता है डाटा एनालिसिस पे होता है। क्या होता है ये आपका एम्पिरिकल डाटा एनालिसिस जो होता है, अनुभवजन्य डेटा विश्लेषण। स्टैटिस्टिकल रीजनिंग जो होता है इंटरप्रेट पैटर्न एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स यूजिंग न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा का इसमें यूज होता है। इट एजेंसियल्स इन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च इसमें होता है। यानी कि सांख्यिकीय तर्क जो होता है संख्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से पैटर्न की संख्या करता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या विज्ञान में अत्यंत आवश्यक है। ठीक, अब 29 में आते हैं। क्या है एनालॉजिकल रीजनिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू, जो एनालॉजिकल रीजनिंग होता है कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, यानी कि समानता आधारित तर्क। एनालॉजिकल रीजनिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है वो बताना है आपको। तो प्रूव मैथमेटिकल थ्योरीज के लिए एनालॉजिकल नहीं होता है। मेक कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर केसेस, यानी कि हम दो केस को जब कंपैरिजन करते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मान लीजिए कंपैरिजन किया जाता है तो क्या होता है आपका एनालॉजिकल रीजनिंग होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, यानी कि समान मामलों की तुलना करने के लिए जो होता है एनालॉजिकल रीजनिंग का यूज होता है। यानी कि एनालॉजिकल रीजनिंग जो होता है यूजेस सिमिलरिटीज बिटवीन टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन जहां पर सिमिलरिटीज हो वहां पे क्या आता है एनालॉजिकल रीजनिंग आता है। यानी कि टू इन्फर दैट इफ दे आर alike in some ways they may be look into the others too। समानता आधारित तर्क जो होता है दो स्थितियों की समानता के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि यदि वे कुछ मामलों में समान हैं तो अन्य मामलों भी समान हो सकती है। ये क्या होता है आपका एनालॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। which 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। which of the following is a limitation of causal reasoning, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारणात्मक तर्क की सीमा है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो इट कैन नॉट को एक्सप्लेन, देखिए कॉज एक्सप्लेन नहीं कर रहा थोड़ी होगा। इट ऑलवेज लार्ज डाटा सेट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इट में कंफ्यूज कोरिलेशन विदाउट कॉजेशन, यानी कि ये आपका क्या होगा यह सहसंबंध के कारण मान सकता है, यानी कि कुछ संबंध आ रहा तो उसको क्या कर सकता है मान सकता है। कॉजल रीजनिंग जो होता है एक्चुअली कैन मिस्टेकली इंटरप्ट मोर कोरिलेशन, सहसंबंध कॉजेशन कारण जो होता है व्हिच कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजंस, ठीक है। कर्णात्मक तर्क कभी कभी सहसंबंध को ही कारण मान लेता है, जो सहसंबंध होता है उसको कारण मान के आगे बढ़ जाता है, जिससे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, हो सकता है गलत भी हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन, which reasoning methods best fit for this pattern, यानी कि all birds have feathers, जितना भी बर्ड्स है क्या है सब फीदर्स है, सबके पंख होते हैं। ए स्पैरो इज ए बर्ड, स्पैरो क्या है वर्ड है। therefore a sparrow has feathers, यानी कि निम्न तर्क पैटर्न किस विधि से संबंधित है,
सभी पक्षियों के पंख होते हैं। कितना है? सभी पक्षियों के पंख होते हैं, मतलब गौरैया क्या एक पक्षी है, इसलिए गौरैया के पंख होते हैं। ये किस टाइप का आपका मतलब कि पैटर्न है वो बताना है, किस टाइप का रीजनिंग पैटर्न है उसको यहाँ पे बताना है। देखिए ये इंडक्टिव नहीं होता है, ये क्या होता है आपका डिडक्टिव है। डिडक्टिव है मतलब कि जितना भी क्या है, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, पता है कि पंख होते हैं, तो गौरैया एक क्या है, पक्षी है, यानी कि इसलिए गौरैया के पंख होते हैं, यानी कि डीजीपी। ये क्या है, ये जनरल बात है कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, जनरल बात है ना। जनरल से हम पर्टिकुलर की ओर आते हैं, गौरैया एक पक्षी है, गौरैया के पंख होंगे, यानी कि यहाँ जहाँ जो बातें चल रही है आपका जनरल से पार्टिकुलर की ओर चल रही है, ठीक है, इसलिए आपका डिडक्टिव आंसर होगा। कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ बताया गया है कि डिडक्टिव लॉजिक जनरल रूल होता है जहाँ पे स्पेसिफिक इंटेंस होता है। देख लीजिएगा इसको। अब 32 में आते हैं। 32 क्या है, Which of the following is best reflect analogical reasoning? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता आधारित तर्क को दर्शाता है वो बताना है। If India can develop solar energy, इंडिया डेवलप कर रहा सोलर एनर्जी, सो कैन नेपाल। एनालॉजिकल है ना, यदि भारत सौर ऊर्जा विकसित कर सकता है तो नेपाल भी कर सकता है। ये क्या है, एक दूसरे का मतलब कि यदि भारत कर सकता है तो उस चीज को नेपाल भी कर सकता है। एनालॉजिकल रीजनिंग हो गया ना, दोनों एक दूसरे को कर सकता है। यानी कि एनालॉजिकल रीजनिंग जो होता है कंपेयरिंग करता है, मेन पॉइंट यहाँ क्या आता है कंपेयरिंग का। यदि भारत एनर्जी उत्पन्न कर सकता है तो नेपाल भी कर सकता है। ये कंपेयरिंग दो देशों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, जहां पे कंपेयर किया जाएगा वहां पे आपका एनालॉजिकल रीजनिंग होगा, ठीक है। यानी कि सिमिलर सिचुएशंस टू सजेस्ट अ लाइकली आउटकम, समानता आधारित तर्क में एक स्थिति दूसरी समान स्थिति से जोड़कर संभावित परिणाम की भविष्यवाणी की जाती है, वही आपका एनालॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इज मोस्ट रिलायबल व्हेन, सांख्यिकीय अनुमान जो होता है ना सबसे विश्वसनीय कब होता है वो बताइए आप। तो देखिए डाटा इज बेस्ड ऑन जी नहीं, इसमें बेस्ड नहीं होता है। सैंपल साइज वेरी स्मॉल, छोटा रहेगा डाटा स्टैटिस्टिकल रिलेबल होगा कभी नहीं होगा। सैंपल साइज लार्ज एंड रैंडमली सिलेक्टेड, जब सैंपल साइज बड़ा रहेगा, नमूना बड़ा रहेगा और यादृच्छिक रूप से चुना गया हो तो वो जो होता है ज्यादा रिलेबल होता है, इसमें हमको सही डाटा मिलता है। यानी कि कंक्लूजन और बेस्ट एनालॉजी जी नहीं, क्या है इसमें स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन सैंपल इज बोथ लार्ज, सैंपल बड़ा साइज होना चाहिए और रेंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए। रेंडमली मतलब उठा ले, जैसे 100 का है तो हमको 20 30 50 जितना भी लेना है उठा लिए, वहां डाटा ऑथेंटिसिटी ज्यादा आता है। इंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड रिड्यूसिंग वाइसनेस, वहां पर जो है वाइसनेस भी क्या होगा, वाइसनेस कम होता है, ठीक है। यानी कि सांख्यिकीय अनुमान जो होता है आपका तब सबसे अधिक सटीक होता है जब नमूना बड़ा और यादृच्छिक रूप से चुना गया हो, क्योंकि यह पूर्वाग्रह को कम करता है, यह प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है, ठीक है। 34 में आ जाए। डिडक्टिव रीजनिंग गारंटीज करेक्टनेस ऑफ कंक्लूजन इफ, यानी कि यदि यदि कौन सी शर्तें पूरी हो तो निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग निष्कर्ष की शुद्धता की गारंटी देता है कि कौन सा शर्त पूरा हो तब, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका प्रीमाइसेस आर वैलिड, जो प्रीमाइसेस वो सही होना चाहिए एंड लॉजिक इज अप्लाइड करेक्टली, यानी कि आधार कथन मान्य हो और तर्क सही ढंग से लगाया गया हो तो यह डिडक्टिव जो होता है गारंटी देता है, यानी कि करेक्टनेस ऑफ कंक्लूजन सही है। यानी कि इन डिडक्टिव रीजनिंग इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू लॉजिक इज करेक्टली अप्लाइड, जब प्रीमाइसेस सही होगा लॉजिक करेक्टली अप्लाइड होगा तो वो डिडक्टिव होगा, यानी कि कंक्लूजन इज द नेसेसरली ट्रू। निगात्मक तर्क में यदि आधार कथन सत्य हो तो तर्क भी सही होता है, सही हो। निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होता है तो वह क्या होता है डिडक्टिव होता है।
35 की ओर आते हैं। हु वाज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत के योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू was the chairman and executive head of the planning commission which set up 1950। वही अभी क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया, जो पहले योजना आयोग के नाम से जिसको जानते थे, ठीक है, यानी कि इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष और कार्यकारी प्रमुख थे। आयोग की स्थापना 1950 में भारत के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए की गई थी। 36 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल। लोकपाल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए लोकपाल से उठाए हैं हम। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें कि क्या आप विचार करें लोकपाल के कथन पे, ठीक है। इसमें 3 स्टेटमेंट अलग अलग दिया हुआ है। द लोकपाल हैज जुरिडिक्शंस ओवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्या लोकपाल जो होता है जुरिडिक्शन ओवर प्राइम मिनिस्टर, या लोकपाल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? लोकपाल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है। द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल मस्ट बी रिटायर्ड जज, जी नहीं, रिटायर्ड जज नहीं होता है। यानी कि द लोकपाल है जो डिक्शंस ऑफ ओवर प्राइम मिनिस्टर, ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर के सिफारिश पर लोकपाल का ये होता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए सही हुआ, यानी कि केवल बी राइट आंसर है। क्यों राइट है आइए देख लिया जाए। ओनली वन स्टेटमेंट लोकपाल डज हैव लिमिटेड जुरिडिक्शंस, लिमिटेड होता है ओवर द प्राइम मिनिस्टर्स इन स्पेसिफिक केसेस। स्टेटमेंट 2 क्या है? रोंग है, क्योंकि लोकपाल क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, स्टैट्यूटरी होता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है लोकपाल, ठीक। स्टेटमेंट 3 भी रोंग है, क्योंकि बिकॉज द चेयरपर्सन कैन बी रिटायर्ड जज एंड इमीडिएट पर्सन, रिटायर्ड जज या इमीडिएट पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। कथन 1 सही है, कुछ मामलों में लोकपाल को प्रधानमंत्री पर अधिकार होता है। क्या है? कुछ मामलों में लोकपाल को प्रधानमंत्री पर अधिकार होता है, बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लोकपाल एक संवैधानिक नहीं है बल्कि ये वैधानिक स्टैट्यूटरी संस्था है, ठीक है। 3 भी गलत है, क्योंकि अध्यक्ष कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन आपका क्या है? Which element is not usually included in a thesis, यानी कि थीसिस में सामान्यतः निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है? थीसिस में क्या शामिल नहीं होता है? देखिए, जो शामिल होता है पहले उसी को देख लेते हैं। नोट है लिखा हुआ ना, ये नोट जो है ये नोट नहीं पे आपको जरा फोकस करना होता है, इसमें गलत आंसर चुनना है। टेबल क्या होता है? थीसिस में होता है, फिगर होता है, बिब्लियोग्राफी होता है ना, आपको सब पता होगा। अगर इतना क्वेश्चंस आप किए होंगे तो सब आइडिया होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिकल स्पीच कहीं भी थीसिस में नहीं होता है। पॉलिटिकल क्या होता है? नहीं होता है, गलत को चुनना है, इसलिए आपका आंसर राइट सी होगा। एकेडमिक थीसिस जो होता है आपका फिगर, टेबल, बिब्लियोग्राफी इंक्लूड होता है, सपोर्ट रिसर्च को सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल स्पीचेज जो होता है आर नॉट स्टैंडर्ड एकेडमिक कंटेंट अनलेस डायरेक्टली रिलेवेंट, यानी कि शैक्षणिक थीसिस में आमतौर पर चित्र, तालिकाएं और ग्रंथ सूची शामिल होते हैं जो शोध का समर्थन करते हैं, ठीक है। राजनीतिक भाषण तब तक शामिल नहीं किए जाते जब तक वे सीधे विषय से संबंधित ना हो। 38 नंबर क्वेश्चन। ए थीसिस स्टेटमेंट इज प्राइमरी, थीसिस स्टेटमेंट सामान्यतः होता है, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट सामान्यतः क्या होता है? ए क्वेश्चन पोज, जी नहीं। फैक्चुअल स्टेटमेंट, नहीं। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया, यानी कि मुख्य विचार को व्यक्त करने वाला घोषणात्मक वाक्य जो होता है आपका क्या होता है? यही आपका थीसिस का स्टेटमेंट होता है, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि थीसिस स्टेटमेंट इज क्लियर, आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, पूरा तरह से क्लियर, सेंटेंस द समराइजेज सेंट्रल आर्गुमेंट और मेन आइडिया ऑफ द रिसर्च।
थीसिस स्टेटमेंट एक स्पष्ट संक्षिप्त वाक्य होता है जो शोध मुख्य तर्क या विचार पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, 39 में आते हैं। Which of the following best define yellow journalism? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, वो बताना है। देखिए, सेंट्रलाइज्ड एंड वाइसनेस रिपोर्टिंग, यानी कि सनसनी खोज और पक्षपाती रिपोर्टिंग जो किया जाता है, वही आपका क्या होता है, येलो जर्नलिज्म होता है। किसी के पक्ष में ही रिपोर्ट करना, यही आपका येलो जर्नलिज्म होता है। ठीक, यानी कि येलो जर्नलिज्म मतलब होता है रेफर्स टू एक्सग्रेटेड और मिसलीडिंग न्यूज, गलत न्यूज को प्रकाशित करना, किसी के पक्ष में न्यूज देना, अट्रैक्ट अटेंशन और इंक्रीज सेल्स, ऑफन लेकिंग द क्रेडिबिलिटी वहां पर खत्म हो जाता है। यानी कि पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें अतिरंजित या भ्रामक खबरें दी जाती है जिसका उद्देश्य ध्यान खींचना या बिक्री बढ़ाना होता है, वही आपका क्या होता है, येलो जर्नलिज्म होता है। ठीक है, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में। इन लॉजिकल रीजनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए वाइज मैन एंड प्रोपोजिशंस इज दैट, यानी कि तार्किक तर्क में एक बुद्धिमान व्यक्ति और प्रस्ताव के बीच संबंध क्या है, वो बताना है। तो देखिए, द वाइज मैन क्रिएट नहीं, प्रोपोजिशन क्रिएट नहीं करता है। द प्रोपोजिशन इवैल्यूएट वाइज मैन, नो। द वाइज मैन क्रिटिकली एग्जामिन प्रोपोजिशंस, यह जो वाइज मैन होते हैं क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप देखना होता है ना, एक दूसरे का क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है, पूरे उसके बारे में जानना होता है। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रस्तावों की आलोचनात्मक जांच करता है, उस पॉइंट को जांच करता है, समझता है, वही आपका क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में रिलेशनशिप को सोल्व करता है। यानी कि वाइज इंडिविजुअल डज नॉट जस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करता है बुद्धिमान व्यक्ति। ही सी क्रिटिकली एग्जामिन एज वैलिडिटी एंड लॉजिक, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी जानकारी को सीधे स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसकी तार्किक और आलोचनात्मक जांच करता है, तब जाकर स्वीकार करता। अब 49 क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज, निजता का अधिकार किस रूप से मान्यता प्राप्त है, वो बताना है आपको। निजता का अधिकार, ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, मेरा मौलिक अधिकार होता है। यानी कि इन द 2017 पुट्टावी जजमेंट, पुट्टावी स्वामी जजमेंट, the Supreme Court of India declared the right to privacy as part of Article 21 right to life। राइट टू प्राइवेसी का ही यहाँ समझने योग्य बातें हैं कि राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट राइट टू लाइफ है, जो कि आर्टिकल कितना आता है, आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, यानी कि 2017 पुट्टा स्वामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का हिस्सा मानते हुए इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है, अब 42 आते हैं। Which article of the Indian Constitution, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है राइट टू फ्रीडम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो गारंटी कौन देता है, पता ही आपको होगा, आर्टिकल 19। क्या होता है आपका आर्टिकल 19 जो होता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, साउल होता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 19 जो होता है गारंटी देता है 6 फ्रीडम, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार देता है, एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, असेंबली में एसोसिएशन का अधिकार देता है, मूवमेंट का देता है, प्रोफेशन का देता है कि हम काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो होता है अभिव्यक्ति, वाणी, सभा, संघ, स्थानांतरण और व्यवसाय की इच्छा स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है आर्टिकल 19, इसलिए राइट टू फ्रीडम, जीवन जीने का अधिकार है, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है, ये बताना है। राइट टू इक्वलिटी 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी जो होता है समानता का अधिकार
आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो होता है इंश्योर करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को समानता का अधिकार है कि सभी के लिए लॉ बना हुआ है, चाहे वो एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक पब्लिक हो, सबके लिए सेम कानून होता है और कानून को फॉलो करना होता है। यानी कि अनुच्छेद 14 जो होता है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, अब 44 में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन सा अनुच्छेद जो होता है राइट टू फ्रीडम का पार्ट नहीं है? आर्टिकल 19। इनमें से कौन से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है, वो बताना है। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होता है ये आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है। धर्म स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अंडर आर्टिकल 25 से 28। जो आर्टिकल रिलीजन से दिया गया आपका 25 से 28 के बीच दिया गया है, यह जो होता है आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या होता है कि विथ फ्रीडम्स आप स्पीच बोल सकते हैं, मूवमेंट हो गया, एसोसिएशन का अधिकार आर्टिकल 19 में मिलता है। यानी कि धर्म की जो स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आती है, ना कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन से आ जाते हैं। इन थीसिस राइटिंग फिगर टेबल जनरली इंक्लूडेड इन, यानी कि थीसिस लेखन में चित्र तालिकाएं समानता कहाँ जोड़ी जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये सब जो पॉइंट अभी हमने किया, आपका राइटिंग हो, फिगर हो, टेबल हो, तो ये जो होता है इन द मिडिल ऑफ टेक्स्ट वे रेफरेंस, रेफरेंस के लिए उसको मिडिल में जोड़ा जाता है। ठीक है, पाठ सामग्री के बीच जहाँ संदर्भ वहां उसको लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि फिगर एंड टेबल शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली after their first mentions in the thesis to ensure the smooth comparison, यानी कि चित्र और तालिकाएं थीसिस में वही रखी जाती हैं जहां उनका पहली बार उल्लेख होता है ताकि पाठक की समझ में बाधा ना आए। 46 which part of thesis include the detailed structure of chapters, थीसिस के किस भाग में अध्यायों की विस्तृत संरचना दी जाती है वो बताना है। देखिए, जो मतलब कि डिटेल स्ट्रक्चर मिलता है हमको थीसिस के लास्ट में, वो टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल बना होता है उसमें विषय सूची सब लिखा होता है। द टेबल ऑफ कंटेंट प्रेजेंट ले आउट द थीसिस बाय लिस्टिंग चैप्टर्स टाइटल्स एंड करस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स, यानी कि इट हेल्प द रीडर्स इजिली नेविगेट द थीसिस को वहां से देखा जा सकता है। विषय सूची जो होता है पूरा थीसिस की रूपरेखा दी जाती है जहां जिसमें प्रत्येक अध्याय की शीर्षक और उसका पृष्ठ क्रमांक शामिल होता है। ठीक है, अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से शोध में एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बताना है। तो ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपर लेना होता है फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों से पूर्व सूचित सहमति प्राप्त करना ही आपका क्या होता है, इथिकल रेस्पॉन्स होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है रिसर्च एथिक्स में। इंश्योरिंग द डेट पार्टिसिपेंट वॉलंटरीली या एग्री करना जरूरी है, यानी कि पूर्व सूचित सहमति शोध नैतिकता का एक प्रमुख हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिभागी जो है उद्देश्य और जोखिम को पूरी जानकारी के साथ स्वेच्छा से भाग लें। 48 व्हाट डज द टर्म अपेंडिसेस रेफर टू इन थीसिस, यानी कि जो परिशिष्ट है शब्द का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है वो बताना है। तो इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल लाइक सर्वे चार्ट्स, अतिरिक्त सामग्री जैसे सर्वेक्षण चार्ट होता है वो आपका अपेंडिसेस यानी कि परिशिष्ट में इंक्लूड होता है। अपेंडिसेस कंटेन द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी सच एज questionnaires, raw data and charts which enhance the understanding but are not core content। परिशिष्ट में वे सहायक दस्तावेज शामिल होते हैं जो मुख्य भाग में नहीं होते, जैसे प्रश्नावली, कच्चा डेटा, चार्ट आदि, ये समझकर बेहतर बनाते हैं लेकिन मुख्य रूप से विषय का भाग नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं इस सीरीज का 49 नंबर क्वेश्चन क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट येलो जर्नलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा पित्त पत्रकारिता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग अनवेरिफाइड जो प्रिंटिंग होता है, सीजनल न्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स यानी कि पाठकों को आकर्षित करने हेतु और सत्यापित सनसनी खोज फैलाना छापना, वो क्या होता है आपका येलो जर्नलिज्म होता है। येलो जर्नलिज्म जो होता है इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ए एस्केलेटेड टू फेक न्यूज, जो फेक न्यूज होता है आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ द येलो जर्नलिज्म, यानी कि टू बूस्ट व्यूअरशिप, अपना व्यू लेने के लिए, और सेल न्यूज़पेपर्स को सेल करता है, उल्टा पुल्टा खबर छाप करके, कंप्राइजिंग द एथिक्स और फैक्ट्स के खिलाफ होता है। वित्त पत्रकारिता का मतलब होता है कि अतिरंजित या झूठी खबरें फैलाना ताकि अखबारों की बिक्री या व्यूज बढ़ाया जा सके, इससे पत्रकारिता की नैतिकता भी प्रभावित होती है। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हिच अथॉरिटी अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, यानी कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये बात है। ए प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमिटी, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किनका, चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल का, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द लोकपाल चेयरपर्सन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस बाय सिलेक्शंस कमिटी विच इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर्स, उस समिति में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस जो नॉमिनी किया जाता है, यानी कि लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता अभी कौन है, राहुल गांधी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामी सदस्य आदि शामिल होते हैं। इस तरह से आज हमने टोटल 50 MCQ डिस्कस किया है आप लोग के एग्जाम के लिए। यूजीसी नेट और पैट PhD किसी भी यूनिवर्सिटी का PhD दे रहे हैं